हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सोवरेनिटी क्या होती है, सोवरेनिटी या संप्रभुता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके कौन कौन से आयाम हैं, संप्रभुता कहाँ किस व्यक्ति या संस्था में पाई जाती है और लोकतांत्रिक समाजों में किस प्रकार एक संप्रभु को निश्चित करना मुश्किल होता है और उसे कैसे लोकेट किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत यानी मोनिस्टिक थ्योरी पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया, इस सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या आलोचनाएं की जाती हैं और ये कहाँ तक रेलेवेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सोवरेनिटी का या संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, इसे संप्रभुता की लीगल थ्योरी या वैधानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये इंग्लैंड के एक ज्यूरिस्ट जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। इन्होंने 1832 में एक पुस्तक लिखी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें उन्होंने सोवरेनिटी से संबंधित अपने विचार प्रकट किए और इन्होंने जो है बताया कि कानून और कुछ नहीं बल्कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यानी इनका मानना था कि लॉ इज अ कमांड गिवन बाय अ सुपीरियर टू एन इंफीरियर। और एक सोवरेन या संप्रभु को डिफाइन करते हुए ऑस्टिन का कहना था कि ये एक निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति यानी इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर, जो कि अपने समान अन्य किसी व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, that determinate and receives habitual obedience from the bulk of society, और जो अपने जिसकी आज्ञा का पालन समाज का एक अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता है, that determinate superior is sovereign। तो ऐसा जो सर्वोपरि व्यक्ति है वो उस समाज में संप्रभु होता है। इंक्लूडिंग द सोवरेन इज अ सोसाइटी पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट, और उस सर्वोपरि व्यक्ति समेत वो जो समाज है वो एक राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहलाता है। तो ये थी ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा, और क्योंकि इस परिभाषा में कानूनों का स्रोत संप्रभु को माना गया है इसलिए इसे संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत कहा जाता है। और क्योंकि इसमें एक डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर की, एक निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति की बात की जाती है, एक ही व्यक्ति या संस्था की बात करने के कारण इसे मोनिस्टिक या एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। आइए ऑस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बार हम एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि सोवरेनिटी रिजाइड्स इन अ डिटर्मिनेट सुपीरियर, यानी जो संप्रभुता है वो एक निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति में निवास करती है। और ये इसके मतलब एक तरीके से ह्यूमन पावर है, ये मनुष्य या मनुष्यों के समूह में पाई जाती है, ये कोई डिवाइन वस्तु नहीं है, कोई दैवीय वस्तु नहीं है। दूसरा, ये जो है ये निश्चित है और उसे लोगों के द्वारा देखा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी उस निश्चित संप्रभु व्यक्ति या संस्था को बताया जा सकता है कि किसी राज्य में संप्रभु कौन है। दूसरी इसकी विशेषता है कि सोवरेन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू अनदर सोवरेन, कि जो संप्रभु है कि वो किसी अन्य संप्रभु के अधीन नहीं है बल्कि वो खुद में अनकंट्रोल्ड है, अनलिमिटेड है, यानी उसकी पावर जो है वो निरंकुश है, असीमित है, यानी वो चाहे उसके आंतरिक मामले हो या बाहरी मामले हो, दोनों ही मामलों में अपनी मर्जी से काम करता है, वो किसी अन्य के दिए आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा वो अपने जो देश में जो भी कानून लागू करता है उसका सोर्स, उसका जरिया वो खुद है, यानी उसके आदेश ही कानून है, और क्योंकि उसके आदेश ही कानून है वो स्वयं कानूनों से ऊपर है। इसकी तीसरी विशेषता है कि सोवरेनिटी रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ सोसाइटी, यानी जो सत्ताधारी प्रभु है वो समाज के एक बहुत बड़े भाग से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने में समर्थ होता है, और ये जो बड़ा भाग उसकी आज्ञाओं का पालन करता है
वो स्वभाववश ऐसा करता है, ना कि सभी केवल बल प्रयोग की शक्ति के कारण उससे डरकर इसका पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर उस समाज में कुछ लोग संप्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं भी करते तो ऐसा नहीं है कि वह संप्रभु नहीं रहेगा, क्योंकि संप्रभु उन्हें दंड देकर अपनी आज्ञाओं का पालन करा सकता है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति इन आज्ञाओं का पालन अपने स्वभाव से ही, अपनी हैबिचुअल होकर स्वभाववश ही करते हैं। इसकी अगली विशेषता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन, यानी संप्रभु की आज्ञा ही कानून है। जो आदेश जो संप्रभु देता है वही कानून होते हैं, उसके अलावा कुछ और कानून नहीं होता, और केवल उनका पालन करना ही जरूरी होता है। अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसकी अगली विशेषता है सोवरेनिटी इज इंडिविजिबल, यानी कि संप्रभुता अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी सारे देश में केवल एक ही संप्रभुताधारी हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्योंकि ये 1948 से पहले संप्रभु नहीं था, तो ऐसे में आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या जो ब्रिटेन है उसने हमारे से संप्रभुता शेयर की है, कि उसने यहाँ इंडियन टेरिटरी पर जो संप्रभुता है वो हमें सौंप दी हो और अपनी बाकी संप्रभुता, अपनी इंग्लैंड वाली, खुद के पास रखी हो। तो दोस्तों, ये संप्रभुता का विभाजन नहीं है, बल्कि क्योंकि यहाँ पर उसकी संप्रभुता ने काम करना बंद कर दिया 1948 के बाद, इसका मतलब उस संप्रभु, वो संप्रभु अभी यहाँ संप्रभु नहीं है, उसका क्षेत्र सिकुड़कर उनकी संप्रभुता क्षेत्र तक ही रह गया है और यहाँ एक नए संप्रभु ने जन्म ले लिया है। यानी ये अपने आप में पूर्ण संप्रभु है, ये उस संप्रभुता को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, या जो संप्रभुता आज इंडिया के पास है वो किसी की दी गई चीज नहीं है। अब देखते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, और इसकी सबसे पहली आलोचना है कि इट इज़ नॉट ईजी टू लोकेट द सोवरन, यानी संप्रभुताधारी को हमेशा निश्चित कर नहीं किया जा सकता है, उसे निश्चित करना काफ़ी मुश्किल होता है। और संघात्मक सरकार में ये जो समस्या है ये और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है, क्योंकि इसमें निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति मिलना काफ़ी कठिन हो जाता है। यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई होती हैं। और अगर संविधान की बात करें तो कई बार संविधान में संशोधन करने के लिए भी केंद्र और राज्य दोनों की मंजूरी लेना जरूरी होता है। अगर मैं उदाहरण दूं तो संविधान जो अमेरिका के संविधान में है उसमें संशोधन करने के लिए न केवल कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ 3/4 राज्यों की मंजूरी लेना भी जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में संप्रभुता को निश्चित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसके अलावा ये जो ऑस्टिन की थ्योरी है ये पॉलिटिकल सोवरेनिटी को इग्नोर करती है, ये लोक संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्योंकि आप देखिए कि जो आधुनिक लेखक हैं वो मानते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य में संप्रभुता जनमत में होती है, और जो ऑस्टिन है वो उस बात को महत्व नहीं देता, क्योंकि यदि एक निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति जनमत का ध्यान नहीं रखेगा तो जनता उसके आदर्शों का पालन ठीक से नहीं करेगी और हमेशा उसके विरुद्ध विद्रोह की बात सोचती रहेगी। तो इस जो ऑस्टिन का सिद्धांत है वो केवल वैधानिक संप्रभुता की बात करता है और राजनीतिक संप्रभुता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जो कि आधुनिक राज्यों में अंतिम शक्ति मानी जाती है। यानी ऑस्टिन की सबसे बड़ी गलती जो है वो संप्रभुता के वैधानिक पक्ष पर बल देने की है, और उसने दूसरे पक्षों को बिल्कुल छोड़ दिया है। इसके अलावा ये जो थ्योरी है ये हिस्ट्री द्वारा भी सपोर्ट नहीं की जाती, यानी इतिहास में भी ऐसे किसी सर्वोपरि मनुष्य को, सर्वोपरि संप्रभु को लोकेट करना इजी नहीं है, चाहे आप किसी भी काल के किसी भी प्रकार के राज्य को उठाकर देख लें। क्योंकि अगर आप कहें कि राजतंत्र में जो राजा है वही संप्रभु होगा, तो आप देख सकते हैं कि राजा भी कई मामलों में, सब स्पेशली जो धार्मिक मामले हैं या कुछ अन्य दूसरे मामलों में, ना केवल धर्म या समाज के रीति रिवाजों से प्रभावित होता था, वो उनके अगेंस्ट जाने की कभी सोच भी नहीं सकता था।
इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो सॉवरेन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, चाहे वो आप आंतरिक संप्रभुता की बात करें या उसकी एक्सटर्नल संप्रभुता की बात करें। अगर आप कहें कि आंतरिक रूप से, तो प्रत्येक कानून जो है मतलब ठीक है, मान लिया कि उसके पास उन कानूनों को लागू करवाने के लिए दंड की शक्ति होती है, लेकिन आप किसी भी समाज को उठाकर देखें, उस समाज में जो परंपराएं हैं, उस समाज की जो मान्यताएं हैं, कहीं ना कहीं वही उस कानून का आधार बनती हैं। और अगर राज्य लोगों की मान्यताओं को, रोज लोगों के रीति रिवाज या उनके धार्मिक कर्तव्यों के खिलाफ जाता है, तो ऐसे में लोग विद्रोह कर देते हैं। तो इस तरीके से जो इंटरनली है, जो आंतरिक रूप की जो संप्रभुता है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो उस राज्य की परंपराओं, उस राज्य के रीति रिवाजों, उस राज्य के समाज की मान्यताओं के ऊपर आधारित होती है। जबकि जो एक्सटर्नल की अगर आप बात करें, तो बाहरी रूप से भी संप्रभु पूरी तरह से मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे हर समय युद्ध या दूसरे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने लोगों की देखभाल के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा जो सोवरेनिटी है, क्योंकि ये इसे इंडिविजिबल मानता है, अविभाज्य मानता है, तो आज के आप संघात्मक राज्यों में जब बात करेंगे, तो सेंटर और स्टेट में क्योंकि शक्तियों का बंटवारा होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं, इन दोनों में से कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जो संप्रभुता है वो केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई है। इसके अलावा जो प्लूरलिस्ट थिंकर हैं, यानी बहुलवादी विचारक हैं, वो मानते हैं कि जो संप्रभुता है वो केवल राज्य में ना हो करके दूसरे संगठनों में भी निहित है, और इसलिए जो सोवरेनिटी है वो दूसरे संगठन के यहाँ राज्य के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा इसकी आलोचना करते हुए ये भी कहा जाता है कि कानून केवल और केवल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसमें लोगों की हैबिट और उनका सेल्फ इंटरेस्ट, यानी लोगों को लगता है कि कानूनों का पालन करने से उनको फ़ायदा होगा, इसलिए वो उनका पालन करते हैं, ना कि उसके पीछे की शक्ति के कारण। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें सोवरेनिटी को, तो कोई भी स्टेट जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना नहीं रह सकता। आज आप क्योंकि वैश्वीकरण को देखते हैं, आज आप देखिए जो कोरोना महामारी फैली है, आपको क्या लगता है कि क्या कोई संप्रभु देश अपने लेवल पर इससे निपट सकता है? आज क्योंकि एक देश का व्यक्ति एक समय उस देश में है और अगले ही पल वो किसी दूसरे देश में चला जाता है, तीसरे पल वो किसी और देश के बारे में चीज़ें शेयर करता है, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो सकता है, तो क्या ऐसे में एक संप्रभु अपने लेवल पर कानून बना सकता है? क्या अपने लेवल पर चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है? तो ऐसे में इस तरीके की जब हम ग्लोबल समस्याएं देखते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो आपका मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, या और दूसरे जो भी कारण हो, उनके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आपको कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के साथ समझौता करना पड़ता है, और समझौते का मतलब ही ये है कि आपकी मर्जी पूरी तरह ना मान करके आप कुछ सामने वाले की बातें मानेंगे और कुछ सामने वाला आपकी बातें मानेगा। तो इस प्रकार से जो संप्रभुता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं आपने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। बेसिकली आपने देखा कि क्यों इसे एकलवादी सिद्धांत या कानूनी सिद्धांत कहा जाता है। ये कैसे जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था उनकी बुक थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में। और इसके अलावा ये जो बुक थी ये थी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। और फिर आपने देखा कि
इस ऑस्टिन के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार जो सोवरेनिटी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों इसकी आलोचनाएं की गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बहुलवादी सिद्धांत के बारे में जो कि लास्की ने दिया है।